उत्तर प्रदेश में यूपी टेट पेपर लीक का मामला अब राज्य स्तर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गूंज रहा है। यूपी टेट 2021 के पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ बड़ी कार्रवाइयां की गई है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। परीक्षा लेने वाली संस्था यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय भी सवाल के घेरे में है और लगातार इसकी भी जांच एसटीएफ के माध्यम से की जा रही है। इस पर विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। बीएड और बीटीसी की लड़ाई का मामला अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है। अगर आप बीएड किए हुए हैं या फिर किसी भी प्रकार से शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, बीटीसी किए हुए हैं, तो ये खबर देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे माननीय संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी से आते हैं, उनके द्वारा राज्यसभा में यूपी टेट 2021 के पेपर लीक होने के मामले को प्रकाश में लाया गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट में यूपी टेट परीक्षा का पेपर लीक होने के संबंध में। तो यहाँ पर उनसे समय मांगा गया था राज्यसभा में इस मामले को उठाने के लिए, और ये लगातार उत्तर प्रदेश की भर्तियों में, जैसे 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो आरक्षण विवादित मामला है, उसको लेकर भी मामला उठा चुके हैं। तो अब यूपी टेट का मामला राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगा है। यूपी टेट पेपर आउट मामले में संलिप्त एक अभियुक्त पर प्रदेश सरकार के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। सुनो सुनो सुनो, श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जनपद गाजीपुर के शिक्षा माफिया महेंद्र सिंह कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय बंसी सिंह कुशवाहा निवासी रघुनाथपुर छावनी लाइन थाना कोतवाली गाजीपुर की फतेहुल्लाहपुर स्थित अचल संपत्ति को कुर्क किया जाता है। सामूहिक नकल कराने, पर्चा आउट करने आदि के संबंध में थाना कोतवाली गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 1775/16 दर्ज किया गया था। उस अधिकारी गाजीपुर महोदय ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत आदेश निर्गत किया है और ये उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। यह संपत्ति सब रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4 करोड़ 80 लाख की है। निश्चित तौर पर ऐसे ही कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली परीक्षाओं या फिर किसी भी भर्ती परीक्षा में इस प्रकार की धांधली करने से पहले अभियुक्त 100 बार जरूर सोचे। यूपी टेट 2021 पेपर लीक मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी और एजेंसी भी शक के घेरे में है। एसटीएफ लगातार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में जिनकी जिम्मेदारी होती है पेपर सेट करने या फिर पूरे इस मामले को देखने के लिए, उसके भी संलिप्तता की जांच कर रहे हैं और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। स्क्रीन पर आप इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। टीटी पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसटीएफ अब तक मुख्य गुनाहगारों तक नहीं पहुंच सकी है। फिलहाल वह कड़ियों से कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। एसटीएफ करीब 18 लोगों से अलग अलग स्थानों पर पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि वह जल्द ही बड़ा खुलासा करेगी। जानकारी के अनुसार पूरी जांच फिलहाल परीक्षा नियामक प्राधिकारी और परीक्षा कराने वाली एजेंसी के इर्द गिर्द चल रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय संदेह के घेरे में है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय भूमिका हर परीक्षा में रही है संदिग्ध। यहाँ पर मैं बता दूं कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी इस प्रकार के मामले अनियमितताएं प्रकाश में आई थी, जिसके बाद से तत्कालीन उस समय की परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के जो सचिव थीं उनको निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी पेपर लीक जैसे मामले प्रकाश में आए थे और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा ही डीएलएड की परीक्षाओं का आयोजन भी कराया जाता है और इसके भी प्रश्न पत्र कई बार लीक हो चुके हैं। इसके अलावा लगभग 2 महीने पहले पीएनपी कार्यालय में कार्यरत एक लिपिक, जिसे क्लर्क बोला जाता है, उसे भी गिरफ्तार किया गया था फर्जीवाड़ा गिरोह की मदद करने के संदर्भ में। पहले की भर्तियों में गलत तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का क्लर्क उनकी मदद करता था, जिसके बाद से इनको गिरफ्तार किया गया था। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे। तो इस वजह से लगातार ये संस्था जो है वो संदेह के घेरे में रही है सभी परीक्षाओं को लेकर के। इस वजह से यूपी टेट पेपर लीक के मामले को भी इससे जोड़ करके एसटीएफ देख रही है और इसकी जांच कर रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीएड और डीएलएड की लड़ाई में हिमाचल प्रदेश में माननीय शिमला हाईकोर्ट के द्वारा बीएड के पक्ष में फैसला दिया गया था। आर्टिकल 14 और 16 के तहत की समानता का अधिकार होना चाहिए और एनसीटी की गाइडलाइन जो कि 28 जून 2018 को नोटिफिकेशन के रूप में जारी की गई थी, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र माना था, उसी के आधार पर माननीय शिमला हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके बाद से राज्य की सरकार इस फैसले के विरोध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने जा रही है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। जेबीटी भर्ती पर आए फैसले को चुनौती देने की तैयारी, आज कैबिनेट में होगी चर्चा।
जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं है और एनसीटी के उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को ही माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। उसके बाद से उस फैसले का भी हिमाचल प्रदेश सरकार विधि संबद्ध उसका अध्ययन कर रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से आए फैसले की समीक्षा में जुटा विधि विभाग। शिमला से प्रकाशित ये न्यूज आर्टिकल है। जेबीटी भर्ती को लेकर के प्रदेश हाईकोर्ट से आए फैसले को राज्य सरकार चुनौती दे सकती है। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस मामले को लेकर के चर्चा होने के आसार हैं। इसी तरह के एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से जेबीटी शिक्षकों को राहत दी गई है। ऐसे में प्रदेश सरकार का विधि विभाग राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का समीक्षा करने में जुट गया है। इसके अलावा राजस्थान में माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो बीएड के खिलाफ फैसला दिया गया था, वहां से बीएड अभ्यर्थी भी अब इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देने वाले हैं, क्योंकि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच के द्वारा यह फैसला दिया गया था। उसके बाद इस फैसले को अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। अब जब दो राज्यों के द्वारा एक ही मामले पर सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होगी, जहां एक तरफ बीएड अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे, वहीं दूसरी तरफ किसी राज्य की राज्य सरकार बीएड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेगी, तब पूरा एक तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उस माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को भी रखा जाएगा कि डबल बेंच के द्वारा इस नोटिफिकेशन को रद्द किया गया है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में क्वालिफाइंग मार्क्स से संबंधित सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी को लेकर के एनसीटी के उस गाइडलाइन, उस नोटिफिकेशन को ही चैलेंज करने की बात कही थी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बीएड योग्यता पर अब बहस करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि एनसीटी ने बीएड को शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो आप एनसीटी की अधिसूचना को ही चुनौती दें, और माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में उस एनसीटी के अधिसूचना को ही चैलेंज किया गया था, जिसके बाद से माननीय कोर्ट ने उस अधिसूचना को ही रद्द कर दिया था। और शिमला हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है वह उस एनसीटी के नोटिफिकेशन के आधार पर दिया गया था। इसके अलावा एक मामले की सुनवाई पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा डबल बेंच के द्वारा अगर किसी कानून को रद्द किया जाता है तो वो मान्य होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डीएलएड प्रशिक्षु भी माननीय लखनऊ खंडपीठ में एनसीटी के उस अधिसूचना को चैलेंज करते हुए एक याचिका दायर अभ्यर्थी करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।